भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, आज केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति बनकर भी उभर रहा है। एक समय जो क्षेत्र देश के मुख्य विकसित विमर्श से दूर माना जाता था, आज वही भारत के एक्ट ईस्ट विजन, कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन, टूरिज्म, ऑर्गेनिक इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। कैसे पूर्वोत्तर बनेगा विकसित भारत 2047 का विकास द्वार? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ये एक ऐसा मंच जहां हम विकसित भारत 2047 की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर देश के विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा करते हैं। आज का विषय है विकसित अष्टलक्ष्मी, भारत का नया विकास द्वार, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत केवल 8 राज्यों का समूह नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक संभावनाओं का अद्भुत संगम है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार, बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। तो सुनील जी, हमारे आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ हैं उत्तर पूर्व विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ श्री अतुल कुलकर्णी जी। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री अतुल चंद्रकांत कुलकर्णी एक प्रसिद्ध इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हैं। लीडरशिप, गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के क्षेत्र में उनका विशाल अनुभव उन्हें एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बनाता है। वर्तमान में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की। सुनील सर, नॉर्थ ईस्ट आपके दिल के भी बहुत करीब है। आपने एक किताब भी लिखी है, नॉर्थ ईस्ट द लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी क्यों कहा जाता है? कि देखिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को एक अष्टलक्ष्मी कहा, तो यह एक महज एक काव्यात्मक उपमा नहीं थी, यह एक सुनिश्चित राष्ट्रीय रणनीति का उद्घोष था। देवी लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, ऐसे ही इस क्षेत्र के 8 राज्य हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा। प्रत्येक अपनी अलग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे असम में अगर हम बात करें तो भारत की कुल चाय उत्पादन का 55% असम से आता है और देश का एक बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, जहां ऑयल इंडिया और ओएनजीसी सक्रिय हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हिमालय की गोद में विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो पावर रिजर्व में से एक है। अकेले इस राज्य से 50,000 मेगावाट से अधिक का पोटेंशियल है। मणिपुर की बात करते हैं तो भारत की पूर्वी सीमा पर एशियन का सबसे सक्रिय गेटवे, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे का नोडल पॉइंट। मेघालय की बात करते हैं तो क्लाउड एबोर्ड, चेरापूंजी विश्व में सबको पता है कि सबसे अधिक वर्षा वहीं होती है। जीवित जड़ों का पुल, एक इंजीनियरिंग का जो नेचुरल, जिसे हम बोल सकते हैं कि चमत्कार है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मिजोरम, म्यांमार की सीमा से लगा कालाडन मल्टी मॉडल कॉरिडोर का प्रवेश द्वार, सिटी वे पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस। नागालैंड में 200 से अधिक सब ट्राइब्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि बहुत मशहूर फेस्टिवल है वहां का, और वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट पर भी विचाराधीन है कि बहुत जल्दी उस लिस्ट में उसका नाम आएगा। सिक्किम भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसमें 100% ऑर्गेनिक पैदा होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यूएन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड भी उसको 2018 में मिल चुका है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो बांग्लादेश से सटा हुआ अगरतला अकुरा रेल लिंक है, जो कि डायरेक्ट एशियन कनेक्टिविटी देता है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यह पूरा क्षेत्र लगभग 4.5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, 2 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और 98% से अधिक एक्सटर्नल बॉर्डर 5 देशों के साथ लगते हैं। इसके 21वीं सदी की बात मैं करूं तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर है ये। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच के संगम पर स्थित है ये क्षेत्र,
और विकसित भारत की हम बात करते हैं तो विकसित भारत की नींव जो है यहीं से मजबूत होगी। ये जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं यही विकसित भारत को बनाने में मेन भूमिका अदा करने वाले हैं आने वाले समय पे। तो इसीलिए 8 राज्य 8 शक्तियां पूर्वोत्तर भारत विकसित भारत की अष्टलक्ष्मी हैं। अतुल सर, आईआईएम शिलांग पूर्वोत्तर भारत का पहला आईआईएम है। उसके बोर्ड मेंबर होते हुए और किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन रहा और क्या आपका विजन रहा? देखिए, आईआईएम शिलांग बना है 2008 में जी। और जैसे आपने कहा ये पूर्वोत्तर का पहला आईआईएम है। तो अब 18 साल के बाद आप देखेंगे तो आईआईएम शिलांग ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसमें मुझे लगता है कि 2017 से जब मैं आईआईएम शिलांग के बोर्ड मेंबर के नाते वहाँ कार्यरत हूँ, तो हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये जो आईआईएम वहाँ एक कार्य कर रहा है, तो उसमें कई सारे प्रयोग हमने वहाँ किए हैं। जैसे कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले जो छात्र हैं, जो आईआईएम के स्टूडेंट के नाते वहाँ आ रहे हैं, उस नाते से उनको पूर्वोत्तर के बारे में और जानकारी मिले, जिससे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में आगे चलकर जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई इंडियाज नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ विल कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, मेनली ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें आगे चलकर अगर कॉरपोरेट इंडिया को अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर अपने निवेश करना है और वहाँ अपनी गतिविधि बढ़ानी है तो उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आईआईएम शिलांग ने ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ किया है। और एक बोर्ड मेंबर जो कि कॉरपोरेट जगत में अपनी एक एक्सपीरियंस को लेकर वहाँ बोर्ड मेंबर बना हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा हमारा वहाँ रोल रहा है एक बोर्ड मेंबर के नाते कि देश की कॉरपोरेट वर्ल्ड को आईआईएम के साथ जोड़ना, पूर्वोत्तर के साथ जोड़ना आईआईएम के माध्यम से, ये हमारा रोल वहाँ बोर्ड मेंबर के नाते रहा है। और मुझे लगता है कि उसमें हम कई मानकों पर जो है स्थापित हो चुके हैं। आईआईएम शिलांग आज की तारीख में देश का नंबर 6 आईआईएम बनकर उभरा है। nice. और ये नंबर 6 तभी बन पाया है क्योंकि कॉरपोरेट इंडिया ने इसको एक दृष्टि से एक्सेप्ट किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आईआईएम शिलांग की प्लेसमेंट जो है 100% प्लेसमेंट जो है दिसंबर तक पूरी हो जाती है। और लगभग मैं ये कहूँ तो देश के प्रमुख आईआईएम्स के साथ अब हमारी सीटीसी जो हमारे छात्रों को जो एनुअल सीटीसी सैलरी मिलती है तो वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स हैं और जिसको हम कैंपस इन क्लाउड्स भी कहते हैं आईआईएम शिलांग को, ये जो एक प्रकृति के अतिशय सुंदर ऐसे सेटिंग में जो बसा हुआ आईआईएम है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये उस प्रकार से अपनी भूमिका वहाँ अदा कर रहा है। बिल्कुल। तो बोर्ड मेंबर के नाते हमारा तो यही प्रयास रहता है कि नए नए प्रयोग वहाँ करना। एकेडमिक वर्ल्ड में तो जो वहाँ के प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, फैकल्टी है, वो तो एक्सीलेंट रहते ही है, लेकिन इनको एक अलग दृष्टिकोण देना, छात्रों को एक उस प्रकार के विजन देना जिससे कि वो आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 उसमें अपना योगदान देने में काबिल रहे और वो पूर्वोत्तर को अच्छे से समझे। ये हमारा रोल वहां पर एक बोर्ड मेंबर के नाते रहता है। यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। और जो परिवर्तन हो रहा है उससे लगता है कि इस लक्ष्य को हम उससे जो हमारे टारगेट India has come a long way from new ideas to new possibilities to new milestones. With every step forward, India has continued to grow and evolve. And for the last 50 years, Vikas Group, a leading B2B supplier across diverse sectors, has been part of that journey, driven by innovation and excellence. Women entrepreneurs के लिए एक strong support. अपना business बढ़ाइए यूको MSME नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए easy funding, quick approvals और growth guaranteed. Young entrepreneurs के लिए एक नया boost. Empower your ideas and grow with यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट।
कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति मौजूदा तौर पर कैसी है और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको नॉर्थ ईस्ट में नजर आती हैं? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटी हमेशा से बहुत ज़्यादा थी। हमें उन अपॉर्चुनिटी को पूरे देश के सामने लाने की जरूरत है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की कंबाइंड जीडीपी 15 लाख करोड़ से अधिक है, जो कि राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग 6% है। और पर कैपिटल इनकम की बात करूं तो राष्ट्रीय औसत का 55% है। और औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उनकी हिस्सेदारी 2.1% है, जबकि 2030 का जो लक्ष्य रखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट की 3.5%, मतलब 3.5% का लक्ष्य है। और 2047 तक का लक्ष्य जो है वो 7% है। और जो परिवर्तन हो रहा है उससे लगता है कि इस लक्ष्य को हम उससे जो हमारे टारगेट सेट किए उससे जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ने जो इनिशिएटिव लिया उसके कारण अगर हम देखते हैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट मई 2025 में जो हुई उसमें 80 से अधिक देशों के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो बहुत बड़ी बात थी। 800 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इंटेंट आई कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और अगर हम देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर में 4.5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट लगाने का इंटरेस्ट उस जो समिट थी सामने आया देश के। और दिसंबर 2025 में उसका दूसरा एडिशन अगरतला में हुआ, उससे इसको और बल मिला। उसके बाद एडवांटेज असम 2 फरवरी 2025 में, उसमें भी 4.91 लाख करोड़ की कमिटमेंट सामने आई कि लोग वहां इन्वेस्ट करना चाहते थे और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को साथ लेके और नॉर्थ ईस्ट में जो अपॉर्चुनिटी है उन सबको भुनाते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें 60% से अधिक एडवांस इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पे भी हैं। ऐसा नहीं है कि समिट हुई, एमओयू साइन किया और खत्म। ये जितनी भी समिट अब होती हैं उन समिट में जो भी डिक्लेयर होता है उसका बहुत बड़ा पोर्शन कन्वर्ट होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप देखें टाटा का सेमीकंडक्टर का जो प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें 40,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और टाटा ग्रुप तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। और आप जानते हैं जब भी टाटा ग्रुप कहीं आता है, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, वहां पे बहुत सारे छोटे बड़े प्लांट लगते हैं उसके आसपास, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, पूरा का पूरा सिस्टम वहां का आगे बढ़ता है, जो कि बहुत जरूरी था नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो नया प्लांट आया इसी प्रकार से और भी प्लांट आएंगे। अब अगर मैं 2026 में देखूं तो भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना, यूनियन कैबिनेट ने मार्च 26 में 35,660 करोड़ की यह स्कीम अप्रूव की है। इसमें 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क देश भर में बनेंगे। और पूर्वोत्तर और हिली स्टेट्स के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो पार्क बनेंगे उसमें 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए, लेकिन पूर्वोत्तर और हिली स्टेट के लिए 25 एकड़ कर दी गई है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट, जिससे कि वो भी इस पूरी स्कीम का एडवांटेज ले सकें। तो अगर पूरा का पूरा इसका प्लान जो है वो 2031-32 तक इसको इंप्लीमेंट करना है, तो इसके आने से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। अब कभी ऐसा सुनने में नहीं आता, जैसे पहले होता था कि एमओयू हो गए, जब फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट आया तो उसे सारी चीजें नहीं मिल पाई और डिले हो गया। अब ऐसा नहीं होता। तो ये जो गैप है हमारे देश में बहुत तेजी से खत्म हो रहा है कि भाई एमओयू होगा तो फैक्ट्री भी लगेगी और इंडस्ट्री भी लगेगी और पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे हमने बात की कि 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी जो अभी अपनी क्षमता की तलाश में है, 2047 तक यही क्षेत्र भारत की नई ग्रोथ का इंजन बनेगा। सर, IIM शिलोंग बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जिस तरीके से आपने बताया, और ऐसे इंस्टीट्यूट के माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसा बढ़ावा, कैसा मौका मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो है बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब वहाँ के छात्र, वहाँ के टीचिंग फैकल्टी, वहाँ के रिसर्च एसोसिएट सब मिलकर अलग अलग विषयों पर रिसर्च करते रहते हैं। इसका लाभ सीधे सीधे वहाँ की स्थानीय जनता को अब हो रहा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विशेष रूप से IIM शिलोंग, NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और डोनर मंत्रालय, तीनों ने मिलकर वहाँ
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च बनाया है। आपको ये जानकर खुशी होगी हमारे सारे श्रोताओं को और दर्शकों को कि डॉक्टर कलाम जो अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, वो IIM शिलोंग के फैकल्टी मेंबर थे, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर थे। और दुर्भाग्य से उनका देहांत वही हुआ जहां पर वो अपने छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। आने वाले 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी स्मृति में वहां डॉक्टर कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च बना है। इस सेंटर का काम है कि वहां के सभी राज्यों को, उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों को अलग अलग जो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी है, ऐसे सारे पॉलिसी विषयों पर उनको सहयोग करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। अरुणाचल सरकार ने तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने IIM शिलोंग के साथ डॉक्टर कलाम सेंटर के साथ 5 साल का MOU किया है, जिसके अंतर्गत वो अपने जो उनके जो स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर्स है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, वहां से लेकर एकदम बिल्कुल सचिव स्तर के जो अधिकारी है, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 5 साल का MOU IIM के साथ किया है। और लगातार उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इसमें फिर रूरल डेवलपमेंट आता है, टूरिज्म आता है, वहाँ के DCs आते हैं, वहाँ का जल जीवन मिशन आता है, वहाँ का अटल अमृत का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, उन सब का प्रशिक्षण होता है। और विशेष रूप से 2 मुख्य बिंदुओं पर यह प्रशिक्षण होता है। एक होता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से सभी जगह पर प्रकल्प और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो कतार में पंक्ति में जो अंतिम जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिले। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हो रहा है काम। और दूसरी बात हो रही है कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, कि आप जो चला रहे हो शासन, उससे जनता को क्या लाभ हो रहा है। तो ये सारे जितने अधिकारी लोग हैं, उनका इन विषयों पर प्रशिक्षण, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग IIM शिलोंग के माध्यम से हो रही। इसलिए अरुणाचल प्रदेश ने इसके लिए अलग से एक सैटेलाइट सेंटर तवांग में खोला है। यही बात मेघालय सरकार के साथ भी है। मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी ने CM बिजनेस प्लान की एक कल्पना शुरू की है, जिससे कि वो यंगस्टर्स से कौन से विषयों पर काम करना चाहिए सरकार ने, इसकी जानकारी मांगते हैं। और उस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए IIM शिलोंग उनको फिर आगे जो सहयोग करता है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होना है, उस मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट हम देख रहे हैं वहां से आसियान कंट्रीज की तरफ। स्वागत है आपका मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में।
सुनील सर, उन्नति 2024 नॉर्थ ईस्ट को लेकर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी क्या है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज को नॉर्थ ईस्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसे हम बोलते हैं उन्नति 2024 उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यह इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। पूर्वोत्तर के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का 10 वर्ष का आउटले है, जो सभी 8 राज्यों में एक साथ लागू हुआ। इसमें 3 प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं। पहला इंसेंटिव होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, कि यदि कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी आपकी कैपिटल कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट मतलब कि जो भी आप मशीन लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, उसके ऊपर कैपिटल सब्सिडी मतलब उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट देगी, आपको पैसे आपको रिफंड गवर्नमेंट दे देगी जो आपके पैसे लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें सुविधा मिलती है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि लोन पे जो आप ब्याज देते हो उस पर रिलीफ दे देती है, मतलब कुछ % ब्याज सरकार दे देती है, तो आपके ऊपर ब्याज का बर्डन कम पड़ता है, जिससे जब आप इंडस्ट्री लगाएं और आपको, क्योंकि शुरू में इंडस्ट्री लगाने में आपको ब्रेक बनाने में समय लगता है, उस समय तक आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा ना पड़े, इसलिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी ये वाली उन्नति देती है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट इस योजना का है, वो है मैन्युफैक्चरिंग में लिंक इंसेंटिव, मतलब कि जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चर करेंगे उससे लिंक होते हुए आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, मतलब जितना प्रोडक्शन उतना इंसेंटिव। ये आउटपुट ओरिएंटेड डिजाइन है, देश का ये मॉडल है। अब 2014 के बाद इस पर बहुत काम हुआ है कि आपको ये सब बेनिफिट तो मिले कि भाई आपको कैपिटल सब्सिडी भी मिल गई, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल गया, लेकिन अब वो कहते हैं जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा, जिससे कि आपको इस्टेब्लिश करने में भी मदद हो गई और अब आपके लिए एक इंसेंटिव भी है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। अगर मैं देखूं, अगर 2026 तक इसमें लगभग 800 एप्लीकेशन, 792 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 327 अप्रूव हो गई हैं इस उन्नति स्कीम में और 242 की प्रोसेसिंग चल रही है। रजिस्ट्रेशन विंडो इसकी मार्च 26 में बंद हुई थी और प्रोसेसिंग मुझे लगता है सितंबर 26 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें उन्नति इंसेंटिव या उन्नति योजना जो है, जिसमें आपको सारी मदद मिल रही है, और भव्य जो हमने पहले जिक्र किया, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब जो इकोसिस्टम बन रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इंसेंटिव उस गैप को धीरे धीरे खत्म कर देगा, जो गैप नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश के जो पोर्शन थे उनमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, वो ये गैप खत्म करेगा। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि उन्नति 2024 ने पूर्वोत्तर में उद्योगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और वो भी 10,000 करोड़ की ताकत के साथ। बिल्कुल। अतुल सर, नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इसका सीधा प्रभाव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत होती है, आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज कॉरिडोर, और फिर उसको बाद में इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर में परिवर्तित होता है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तब से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया है। चाहे आप रोड हाईवेज की बात करें, चाहे आप एयरवेज की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे आप वहाँ वाटरवेज की बात करें, या चाहे आप वहाँ डिजिटल और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये जो हीरा है, हाईवेज, हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, ये सारा मिलाकर वहाँ पर बहुत सारा काम पिछले 10-12 सालों में हुआ है। जैसे कि आप आसानी से अब जो है किसी भी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के पहुंच सकते हैं। पूर्वोत्तर से जो है आसियान और एशियन कंट्रीज की फ्लाइट जो है अब वहां से गुवाहाटी से जाएंगी। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक जाल बिछाया जा रहा है। आप जोगी गोपा मल्टी मॉडल कॉरिडोर देखेंगे, ये देश का सबसे पहला मल्टी मॉडल हब वहां बन रहा है, ये असम में बन रहा है, जहां पर आपको ब्रह्मपुत्र के किनारे पोर्ट है, उसके बगल में रेल लाइन है, उसके किनारे सड़क है, और यहाँ से भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तीनों देशों की जो है कनेक्टिविटी बनेगी। तो इस प्रकार के प्रकल्प, चाहे फिर वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो जो मिजोरम और म्यांमार के साथ जोड़ रहा है,
या फिर अखूरा से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बनने वाली जो एक परियोजना है, ये सब बातें हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके कारण वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरीके से आएगा, क्योंकि अब आसानी से जो वहाँ पर रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध होगा और फिनिश प्रोडक्ट जो उसका मार्केट है। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर में जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होना है, उस मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट हम देख रहे हैं वहाँ से आसियान कंट्रीज की तरफ। हम पूर्वोत्तर में देश के अन्य प्रांतों के लिए प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। हम सोचिए कितनी बड़ी हम सोच लेकर आगे चल रहे हैं। वहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के रेडियस में एक और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध होना और प्रोसेस्ड फिनिश प्रोडक्ट जो है मार्केट तक पहुंचाना, इसके लिए ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है उसका लाभ होगा। चाहे फिर वो आइजोल में रेल पहुंचने के कारण जो लोगों को वहां आसानी से पहुंचना अब संभव हो रहा है, ईटानगर में रेल पहुंचने के कारण लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। तो ये सारा विषय जो है मुझे लगता है उसके कारण अब वहाँ इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि बनेगी, लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे, मल्टीमोडल कार्गो हब्स वहाँ बनेंगे। इससे लेकर जो है वहाँ की जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस और जिसका जिक्र पहले हुआ कि भाई इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगी, अब इन्वेस्टमेंट वहाँ संभव है क्योंकि वहाँ इस प्रकार की आप मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि कर सकते हैं। क्योंकि आपको रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, वाटरवेज कनेक्टिविटी वहाँ अब बन रही है और फिर आपको वैसे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी भी वहाँ मिल रही है। तो इस चर्चा को अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में आने के लिए सुनील जी और अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि पूर्वोत्तर केवल सीमावर्ती क्षेत्र ही नहीं बल्कि विकसित भारत का भविष्य भी है। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे टूरिज्म, एजुकेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, बॉर्डर इकोनॉमी और यूथ पावर किस प्रकार से बदल रहे हैं पूर्वोत्तर का भविष्य। सुनील सर और अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी और अगले एपिसोड में इसी विषय पर आपके साथ और जानकारी भी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।